ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारा कला के आसमान में सैकड़ों सितारे हैं, मगर ध्रुव तारा तो एक ही है। और हमारी राइजिंग सिटी के आसमान पर जो सैकड़ों ध्रुव तारे आज देश में, देश से बाहर और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में या रंगमंच के क्षेत्र में अपना चमक जो बिखेर रहे हैं, वो चमक हमें देश विदेश के व्यूअर्स से प्राप्त हो रही है। और यही हमारी राइजिंग सिटी को एक नई चमक देता है। राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आज हमारे बीच एक ऐसे ही राइजिंग स्टार आज हमारे स्टूडियो में है, जिनकी चमक से ये देश, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री और रंगमंच सारे ही क्षेत्रों में उन्होंने अपनी मेहनत से एक स्थान बनाया है। एक ऐसा स्थान बनाया है जो अपने आप में लगातार चमक के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। कम से कम 40 से ज़्यादा हिंदी और राजस्थानी नाटक उनके खाते में है। और एक्टिंग के साथ साथ उन्हें जो भी इवेंट मिला, चाहे इवेंट मैनेजमेंट हो या कला का कोई भी क्षेत्र हो, उन्होंने अपने आप को उसमें पारंगत किया है। यहाँ तक कि अब धमाकेदार बॉलीवुड में उनकी एंट्री दर्शकों को गुदगुदा रही है और टीवी इंडस्ट्री में उनका काम लगातार दर्शकों के दिल में बस चुका है। ऐसे हमारे राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार, जिन्होंने जोधपुर की धरती से निकलकर आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी कामयाबी के परचम फहराने की और लगातार तेजी से, शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे राइजिंग स्टार आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र व्यास। शैलेंद्र जी, आपका हम स्वागत करें, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि वो चिराग हैं हर गाम रोशनी के अभी, वो चिराग हैं हर गाम रोशनी के अभी। वो अंधेरा तो उनकी शुआओं में छिपता फिरता है। ऐसे चिराग, ऐसे हर गाम रोशनी के शैलेंद्र जी आज हमारे साथ हैं। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू सो मच। इट्स ट्रूली प्लेजर कि मैं आपके साथ हूँ। मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि ये हमारे जोधपुर का सौभाग्य है कि आपने इस मिट्टी से निकलकर इतना बड़ा नाम किया है। आपके आज राइजिंग सिटी एपिसोड में आप आए हैं, कुछ धारा में बदलना चाह रहा हूँ। अब तक जो राइजिंग सिटी में हमारे प्रश्नों की जो धारा है, उसका नया मोड़ मैं आज आप ही से शुरू करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद। हमेशा हम आगाज से आज तक पहुँचते हैं, आज मैं सीधा आज से शुरू करूँगा। अभी आपने बॉलीवुड में बहुत ही शानदार फिल्म फ्लाइंग जट में काम किया है और आपने इतने बड़े सितारे के साथ काम किया है जो आज फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही मायनाज सितारे हैं। टाइगर श्रॉफ जैसे अभिनेता और इतनी बड़ी हिट फिल्म, कैसे उस तरफ मोड़ आपका आया और जो अब तक का जो सफ़र रहा उसमें अचानक फिल्म का जो
टर्न था, कहीं ना कहीं वो टर्न आया, ये सब घटना कैसे हुई? प्रमोद सर, जैसा कि आपने कहा कि आज आप थोड़ा सा सवालों का सिलसिला ब्रेक कर रहे हैं, सो मैं भी ब्रेक करके बीच में से शुरू करता हूँ कि रेडियो के ठीक बाद जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे फिर से एक बार अभिनय की शुरुआत फिर से करनी चाहिए, तो मैं उस 10x10 के रेडियो के कमरे से बाहर निकलना भी चाह रहा था। और 2016 में रेडियो छोड़ने के बाद जब मैं स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे पहुंचा, तो एक नया एक्टर जब स्ट्रगल करने के लिए बॉम्बे आता है तो उसकी शुरुआत सबकी एक जैसी होती है। हमें ऑडिशंस के लिए लोगों से मिलना होता है, प्रोडक्शन हाउसेस में जाना होता है, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलना होता है। सो मैंने भी वही शुरुआत की। सो बहुत सारे ऑडिशंस प्लान हुए, वो करने के बाद मैं फिर जोधपुर आ गया। फिर अचानक ये मुझे नहीं, आज तक पता नहीं चल पाया कि आखिर वो रेफरेंस किस तरीके से पहुंचा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स या उनके इंटर्न्स या उनके एसोसिएट्स जो होते हैं। सो ये फिल्म फॉर्चुनेटली राजस्थान में शूटिंग होनी थी। वाह। और मैंने जो उसमें नेगेटिव कैरेक्टर महेंद्र सिंह राणा का प्ले किया, सो कहीं ना कहीं डायरेक्टर ये चाह रहे होंगे कि क्योंकि राजस्थान की शूटिंग है, कैरेक्टर राजस्थान का है, सो क्यों ना राजस्थान का कोई एक्टर, ताकि वो प्रोफाइल वो जो है बॉडी लैंग्वेज वैसी मिल जाए। सो मुझे फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा फिल्म है और उसमें ये कैरेक्टर है। सो मैं कहता हूँ कि मैं तो हूँ ही जोधपुर का ही, राजस्थान का ही हूँ। सो इस तरीके से मुझे वो फिल्म जो है वो, जब वो फोन आया तो वो रात कैसे कटी आपकी? मुझे एक बार तो थोड़ा सा विश्वास कम हुआ, क्योंकि मैंने तो शुरू ही किया था। सो जब कोई एक्टर नया नया बॉम्बे पहुंचता है और अचानक से अगर उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि क्योंकि ये सारी फिल्में जो होती हैं वो मेन स्ट्रीम की फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है, जिसमें इन सारे इतने बड़े स्टार्स जो होते हैं। सो मुझे जब बताया गया कि आप एक नेगेटिव किरदार है और एक पूरा फाइट सीक्वेंस है उसके अंदर, सो वहाँ से फिल्म की बिगनिंग भी है। तो उस समय तो ट्रस्ट मी इतना सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों से मैं एज एन एक्टर उस परिवेश में तो हूँ ही हूँ। तो वो सरप्राइज तो एक्साइटमेंट जो मुझे हुआ वो उस दिन हुआ जिस दिन मैंने पहली बार अपने आप को पर्दे पे देखा। वाह, क्या बात है। फिल्म रिलीज हुई, मैं भी सुबह सुबह पहले दिन पहले शो में पहुंचा हॉल में, क्योंकि बहुत डर लगता है बड़ी फिल्मों में कि रहेगा कि नहीं रहेगा आपका सीन, कट तो नहीं गए कहीं। सो किसी को नहीं बताया। ये ज़रूर पता था कि मैंने एक फ़िल्म की है, लेकिन मैं फ़िल्म देखने अपने ख़ास दोस्त के साथ पहुंचा। जैसी फिल्म चालू होती है, फिल्म की कहानी शुरू होती है, और जब मेरा सीन लगता है सो पूरा का पूरा वो सीन जहाँ से मेरा एस्टैब्लिशमेंट होता है, मेरा मर्डर होता है, और फिर फिल्म आगे बढ़ती है। क्या बात है। फिर बाहर आके सबको कहा कि शाम को फिल्म देखनी है क्योंकि लग गया है सीन। और अब आप जो मैंने जब पहली बार अपने आप को स्क्रीन पे देखा था, जो थिएटर है उसमें क्या रिस्पॉन्स आपको मिला सुनने को? रंगमंच ने तो बहुत कंट्रीब्यूट किया है। नहीं, इसमें जो आपने फिल्म का जब आप थिएटर में गए अपने फ्रेंड के साथ, तो पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स था नहीं, पब्लिक उस समय तक तो नहीं पहचान पाई, क्योंकि अगर जैसा कि अभी जिन दर्शकों ने उस क्लिप को देखा होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। आम जिंदगी में एक एक्टर जैसा नजर आता है, और जब वो किसी किरदार को कर रहा होता है तो उस किरदार की अपनी डिमांड होती है। सो मैंने उस फिल्म में महेंद्र सिंह राणा करके एक नेगेटिव, एक विलन का किरदार निभाया है। सो और राजस्थानी पगड़ी और बड़ी दाढ़ी, और फिर गेटअप से पहचान में नहीं पहचान। लेकिन ये है कि जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ, मेरा डायलॉग कि नाउ सी आई विल किल यू, तो वहाँ से जो है वो पकड़ना शुरू करते हैं, अरे तो शानदार लग रहा है। सो उस फिल्म, वो भी जो जानते हैं उनको लगता है, वो जो जानते हैं सर उन्हें पता होता है। ये एक एक्टर के साथ बड़ा, मैं बताऊँ आपको कि ये भी एक स्ट्रगल साथ में हम लोगों का रहता है कि किसी तरीके से रिकॉग्नाइजेशन तो हो, किसी तरीके से रिकॉग्नाइजेशन तो हो, बट उस समय तक मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं उस मेन स्ट्रीम की इंडस्ट्री का हिस्सा बनूं। जो कुछ यहाँ सीखा अपने शहर में रह के, अपने लोगों के बीच में, और अब वहाँ का सीखना बहुत अलग होता है। सो लोग मुझे जाने या लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाए, उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए उस वक्त ईमानदारी से ये था कि मैं सीखने की प्रक्रिया में था कि आखिर बड़ी फिल्मों की शूटिंग्स, बड़े कैमरों के सामने एक्टर जब खड़ा होता है, सो ऐसा क्या होता है, वो कौन सा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि आप
900 लोगों के सामने, 1000 लोगों की यूनिट के सामने आप डायलॉग बोल रहे होते हो। सो मेरे लिए वो बहुत मायने रख रहा था उस वक्त, आज भी। बिल्कुल, क्योंकि मेरी ये 2017 के बाद फिर से एक नई शुरुआत है। सो आज भी मायने ये रखता है कि अभी मैं कितना उसे सीखूं, उस इंडस्ट्री को सीखूं। मैंने रंगमंच सीखा, अपने शहर को सीखा, हमारे यहाँ की परंपराओं या कलाओं को सीखा, लेकिन वो बहुत अलग दुनिया है सर। शैलेंद्र जी, जो फिल्म में आपने किरदार निभाया है या आगे भी आप निभा रहे हैं, उस किरदार में उतरने की आप क्या तैयारी करते हैं? क्योंकि वहाँ समय बहुत कम मिल पाता है। जैसे सपोज आपको स्क्रिप्ट लेट मिलती है, जैसा कि हमने सुना है कि स्क्रिप्ट टाइमली नहीं मिल पाती है। तो आपको पता है मुझे ये किरदार करना है, लेकिन डायलॉग्स के साथ उस किरदार में उतरना, ये सारा जो एक तैयारी है मेंटली, बड़ा प्रेशर होगा आपके ऊपर, वो कैसे कर पाते हैं? देखिए सर, इस मामले में जो हमारी मैं नाम लूँगा कि मेन स्ट्रीम की जो इंडस्ट्री है हमारी, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे टीवी इंडस्ट्री है, वो बहुत डिज़ाइंड है सर इस मामले में। किसी भी शो को शुरू करने से पहले उनका रिसर्च उस कंटेंट को लेके, उसके बाद एक बार जब कास्टिंग हो जाती है तो जो कैरेक्टर्स, जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं, उनके साथ प्रॉपर वर्कशॉप्स जो होती है, वो वर्कशॉप जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करती है उस एक्टर को, उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में सर। अच्छा, आपकी पूरी वर्कशॉप में आपको ये सब बताया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बहुत बड़ी खासियत है, लाइक ऐसे ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री को या टीवी इंडस्ट्री को, जो ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रिप्ट दे दे और आप सीधे डायलॉग बोलने हैं। जी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं सर। किसी भी तरह का कंटेंट, लाइक मैंने जो अभी एक वेब सीरीज, कुछ देर बाद उसके बारे में बात करेंगे, वो की है, तो मैं उसके हवाले से बता देता हूँ, क्योंकि वो रीसेंट शो है कि जब उस सब्जेक्ट पे प्रोडक्शन हाउस ने काम करना शुरू किया या चैनल ने काम करना शुरू किया, तो उसके बारे में पूरी रिसर्च हुई होगी, कंटेंट की रिसर्च, लोकेशन की रिसर्च, सब्जेक्ट की रिसर्च, कॉस्ट्यूम की रिसर्च, वहाँ की भाषा, जिस भाषा में वो कंटेंट बनने वाला है, विजुअल कंटेंट, पूरी रिसर्च यूनिट अलग होगी। बिल्कुल सर, उसकी भाषा की रिसर्च, और देन वो सारी रिसर्च होने के बाद वो सारी चीज़ें जब पेपर पे आती है, और अब एक्टर जब उस वर्कशॉप हॉल में बैठता है और उसके साथ फिर जब ये डिटेल शेयर की जाती है कि आप ये कैरेक्टर करने वाले हो, इस कैरेक्टर की एज ये है, ये कैरेक्टर इस तरीके से बोलता है, इस भाषा में बोलता है, इसका पहनावा ऐसा है, ये ऐसी चीज़ें पहनता है, कैरी करता है, ये जब बातें करता है तब इस तरीके से बातें करता है। तो एक एक कैरेक्टर पे क्रिएटिव टीम बैठ के रिसर्च करती है उस वर्कशॉप के दौरान। तो बहुत बड़ी सहूलियत एक्टर को जो है वो सर अपने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में मिल जाती है। इससे इतर अगर हम नाटकों की बात करें तो नाटकों में भी दर्शक, मेरा मतलब है निर्देशक जो है वो एक्टर्स के साथ पूरा ब्रीफ शेयर करता है, लेकिन फिर भी नाटकों में कहीं ना कहीं एक्टर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो जो कैरेक्टर करने वाला है उसके बारे में उसे खुद को पोर्ट्रे करना है। वो कैसा दिखता होगा, वो कैसा चलता होगा, वो कैसे बोलता होगा, कहीं हकलाता तो नहीं होगा, काफी उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। बहुत हद तक इसीलिए कहते हैं कि थिएटर सबसे बड़ी स्कूलिंग है सर, क्योंकि वहाँ पे एक्टर को अपने आप को हर तरीके से, हर लहजे से जो है वो तैयार करना पड़ता है सर। चलिए, आपके एक्टर की बात भी करेंगे हम, रंगमंच की आएंगे उस पर। बहरहाल फिलहाल आपके मुंबई से एक दोस्त जुड़ गए हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं आपके बारे में। हेलो शैलेंद्र व्यास जी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, उनके बारे में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। हम दोनों ने एक शो किया था साथ में, परमावता श्री कृष्ण। वो शो हमने नियर अबाउट 2 साल साथ में किया होगा। वो एक पॉजिटिव कैरेक्टर में थी और मैं एक नेगेटिव कैरेक्टर में था, लेकिन हम दोनों की जो दोस्ती थी वो बिल्कुल जय वीरू वाली थी। हम दोनों साथ में शूट पर जाया करते थे। अगर उनको याद हो तो हम बारिश में भीगते हुए भी शूट पर गए हैं। वो भी क्या दिन थे, बहुत मिस करता हूँ मैं उन दिनों को, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट शो। और उस शो को लेकर मैं काफ़ी कॉन्शियस था, माइथो लैंग्वेज पर कमांड को लेकर। लेकिन जो शैलेंद्र व्यास जी की उस लैंग्वेज पर कमांड है वो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पर। और आज 5 साल हो गए हैं, इसलिए हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। हम दोनों साथ में घूमते हैं, खाते हैं। अभी तो वो राजस्थान में हैं। जब भी मुंबई में आएंगे शैलेंद्र व्यास जी, हम और साथ में काम करेंगे, साथ में घूमेंगे। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय। थैंक यू सर, आपने शैलेंद्र जी के बारे में इतनी बढ़िया बातें बताई, हमें बहुत खुशी हुई।
और ये तो हमारे जोधपुर के ये कहेंगे कि हीरा हैं और मुंबई में भी काम कर रहे हैं। शैलेंद्र जी, फिल्म इंडस्ट्री में तो आप पहुंच ही गए हैं और आप लगातार बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और काफ़ी फिल्में भी मैं समझता हूं कि अभी वर्तमान में आपका क्या फ्लोर पे क्या है या क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको मिल गया है और करना है काम? हमने अभी एक वेब सीरीज फिनिश की है सर मैंने, और अगेन लाइक ड्यू टू एग्रीमेंट मैं उस शो के बारे में बहुत ज़्यादा तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि फॉर्चुनेट हूँ फिर से कि इंडस्ट्री के इतने बड़े एक्टर्स के साथ जो है वो, हमारे लिए यही काफ़ी है कि आपको इतने बड़े एक्टर्स के साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। और जैसा कि मैंने कहा था सर कि अभी फ़िलहाल पिछले 2-3 सालों से जो मैंने फिर से एक नई पारी की अभिनय की शुरुआत की, तो अभी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं अलग अलग तरह का कंटेंट, अलग अलग कह सकते हैं कि तरीके का कंटेंट जो है वो अगर मुझे मिले तो मुझे सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो मैंने फिल्म की, फिर उसके बाद मैंने कृष्णा टीवी शो भी किया, तो मुझे डेली सोप का एक अलग अनुभव हुआ। 1.5 सालों तक, 2.25 सालों तक हर रोज शूटिंग करना। हम उसी पे आ रहे हैं, अभी उसी पे आ रहे हैं। और उसके बाद अब मैं एक वेब सीरीज मैंने फिनिश की है, तो तकरीबन हम लोगों ने अराउंड को 60-65 दिन उस फिल्म की शूटिंग की है। सो वेब सीरीज चूंकि अचानक से OTT एक नया प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए, दर्शकों के लिए, जहाँ पे इतना कमाल का कंटेंट OTT पे आ रहा है, सो मुझे OTT करने का मौका मिल गया। अभी मुझे गाजे बजाए 2-4 साल हुए हैं। जो आप करते हैं थिएटर वाली फिल्म और OTT के लिए जो फिल्म करते हैं, उसमें क्या कोई मेजर फर्क है या सेम शूटिंग वगैरह तरीका सेम है? देखिए सर, शूटिंग का तरीका तो सेम है बिल्कुल, मेकिंग प्रोसेस तो वही होता है। जिस युद्ध स्तर पर फिल्में बनती है उसी युद्ध स्तर पर आजकल जो है वो वेब सीरीज भी बन रही है OTT प्लेटफॉर्म पे भी। उतनी ही टेक्निकलिटीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, उतने ही बड़े कैमरास को इस्तेमाल किया जा रहा है, उतने ही बड़े बजट हैं। हम बजट की भी बात करेंगे कि जिस तरीके से फिल्मों के बड़े बजट होते हैं, वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म्स के जो शोज हैं उनके भी बहुत बड़े बड़े बजट हैं। आज की तारीख में सारे मेन स्ट्रीम के बड़े एक्टर्स OTT पे हैं। सो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत पावरफुल हो गया सर, वो प्लेटफॉर्म अपने आप में। इसी वजह से इतने बड़े स्टार्स उस पे है। सिर्फ ये कि रीच थोड़ा सा बढ़ गया है OTT का, क्योंकि एक नया दौर है। टाइमिंग भी कम हो गया है। कई फिल्में 5 मिनट की, 10 मिनट की, 30 मिनट की, या कुछ सीरियल्स बनते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। OTT पे एक अच्छा रहा ये सर कि वहाँ पे ड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा मिला। तो जब ड्यूरेशन ज़्यादा मिला तो राइटर्स से लगा के डायरेक्टर्स और क्रिएटिव टीम्स को थोड़ा सा वक्त मिला कि और उस कंटेंट को अच्छे तरीके से जो है वो दर्शकों के सामने शेयर कर सकें। फिल्में 2 से 2.5 घंटे की होती थी, आजकल वेब सीरीज में 8-8 एपिसोड होते हैं, 10-10, 12-12 एपिसोड्स होते हैं। सो समय होता है कि दर्शकों तक जो है वो अपनी पूरी की पूरी क्रिएटिविटी बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर, बतौर लेखक, ये सब लोग पहुंचा सकें सर। सो मैं इस वक्त एक अभी हाल ही में मैंने वेब सीरीज जो है वो अपना पूरा स्केड्यूल फिनिश किया है। इंतज़ार कर रहा हूँ उस फिल्म के आने का। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं। और वो जैसा आपने अब तक आपको सारा हिट मिला है, तो इस बार भी आपको जरूर लोगों का प्यार मिलेगा। ऐसे हम शुभकामनाएं देते हैं। इसका ही है कि जाते ही मुझे ये शो मिल गया, और ये शो भी कैसे मिला, लाइक सब सारी ब्लेसिंग्स का खेल है सर। बिल्कुल, ब्लेसिंग्स प्लस उसके बैकग्राउंड में आपका डेडिकेशन, आपका काम करने का तरीका, रीच, मेहनत, सपना देखना और सपने को पूरे करने की तरफ दौड़ना, ये सब बातें तो होती ही हैं। लेकिन हाँ, ब्लेसिंग्स और भाग्य दोनों बहुत काम करते हैं। बहुत काम करते हैं। आपका एक बहुत ही चर्चित, पॉपुलर और लोकप्रिय सीरियल रहा है माइथोलॉजी में, परमा अवतार श्री कृष्ण। बिल्कुल सर। उसमें एक बहुत बढ़िया कैरेक्टर हैं अक्रूर जी। जी हाँ। अक्रूर जी पूरी महाभारत या ये जो कृष्ण की पूरी चरित्र की कथा है उसको आगे बढ़ाने में अक्रूर जी की बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। कंस के खिलाफ और ये सारा, तो वो किरदार आपको कैसे मिला? वो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। जैसा कि मैंने बताया था कि बॉम्बे पहुंचते ही मैंने भी
दूसरे अभिनेताओं की तरह स्ट्रगल शुरू किया, ऑडिशंस देने शुरू किए। मैं और हमारे एक रूममेट हुआ करते थे, वो भी एक्टर है। हम लोग रोज़ आदतन बैग लेके निकलते हैं और ऑडिशंस के लिए, और हम लोगों ने एक ऑडिशन प्लान किया। एक जगह ऑडिशन चल रहे थे, पहुँचे और ऑडिशन दिया हमने भी। स्क्रिप्ट हमें मिली, याद किया, थोड़ी देर बालकनी में खड़े होके अंदर गए और बड़ा रोचक किस्सा है सर। तो ऑडिशन दे के निकल गए। आमतौर पे बॉम्बे में एक समझदार एक्टर जो है, जो टेंशन नहीं लेना चाहता, कुछ नहीं, मैं तो बाकी नए बच्चों से भी ये कहूँगा कि भाग्य पे छोड़ दें ऑडिशन देने के बाद। सो ऑडिशन दे के हम लोग निकल लिए चाय कॉफ़ी पीने के लिए, या कहीं और ऑडिशन हमें प्लान करना था, तो वहाँ पहुँच रहे कॉफ़ी पीजिए। जी हाँ। शाम को अचानक से मेरे पास एक फ़ोन आता है और मुझे कहता है कि हाँ शैलेंद्र बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ये बोल रहा हूँ। मैंने कहा अरे कैसा है? आई एम गुड यार। अच्छा आज तूने कोई ऑडिशन दिया है क्या? मैंने कहा आज तो मैंने 2-3 ऑडिशन दिए। कौन से वाले ऑडिशन की बात कर रहा है? तो बोले वो कृष्णा सीरियल की। मैंने कहा हाँ यार। क्या अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कि नहीं मैं भी निकल रहा था तो मैंने भी टेप देखा। मैंने कहा ऐसे कैसे निकल रहे थे? चल बताता हूँ, फिर बात करते हैं। बात आई गई होगी सर। अगले दिन फिर उन सज्जन का फ़ोन आता है और मुझसे कहते हैं कि कल जो आपने ऑडिशन दिया था, आओ एक बार ज़रा फिर एक टेक लेते हैं अच्छा वाला। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, फिर से उसी प्रोडक्शन हाउस में मुझे फिर से स्क्रिप्ट दी जाती है। इस बार अखरूर जी की दी जाती है। अच्छा, आपने ऑडिशन किसी और किरदार के लिए दिया? वो लाइंस तो ऑडिशंस में तो आपको कुछ भी डायलॉग दे देते हैं। एक बार एक्टर हाँ, का उस समय जेस्चर किरदार देखना नहीं होता है बताते बस। हैं। तो अखरूर फिर रिकॉर्ड हुआ, 1 बार रिकॉर्ड हुआ, 2 बार रिकॉर्ड हुआ, 3 बार रिकॉर्ड हुआ। मुझे याद है तकरीबन 20 से 25 बार मेरा वो रिकॉर्ड किया। मैंने कहा ये क्यों? फिर बाद में पता चला कि एक मेरा पुराना मित्र वो शो का हिस्सा है वाह, क्या किसी बात। तरीके से, जो रंगमंच के दौर में हमारे साथ हुआ करते थे। सो वो हमारे शो का हिस्सा है। तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा मुझे उस शो को दिलाने में। फिर बाद में पता चला, जब सेट पे पहुंचे तो पता चला कि वो हमारे पुराने मित्र शो के डायरेक्टर हैं। क्या बात है। क्या सो वो बड़ा सरप्राइजिंग वाला मोमेंट था मेरे लिए। मैं तो नाम से बुला रहा हूँ और वहाँ सब सर कर रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा सर, आई स्टार्टेड कि सर, तो बोले तू तो सर मत बोल। मैंने कहा नहीं ये। सो वो बहुत कमाल का वाक़या रहा सर कि बहुत साल पहले रंगमंच में हम लोग साथ काम किया करते थे और अचानक से बहुत सालों बाद जब जीवन एक मोड़ पे आके फिर से मिलवाता है, सो वो पुरानी दोस्ती जो है वो, सो मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे तो बोले नहीं, मेरी वजह से नहीं, पूरी यूनिट को ही तुम्हारा कैरेक्टर पसंद आया था। एज एन एक्टर तुम पसंद आ गए थे और हम अक्रूर को दिखाना चाह रहे थे। पहली बार टीवी ने अक्रूर को दिखाया तो नया चेहरा दिखाना चाह रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने जो है वो 2 साल अक्रूर का किरदार निभाया सर पूरा। कितने एपिसोड किए होंगे आपने? मैंने अराउंड कुछ सर मुझे यूँ एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि वो दौर इस तरीके से इतना फास्ट निकला। हर रोज़ शूटिंग करना, सुबह 6 बजे से लगा के रात 10 बजे तक एवरी डे शूटिंग कर रहा हूँ। 1.5 साल कब निकले जीवन के पता ही नहीं चला। तो कुछ 100 से ज़्यादा एपिसोड्स मैंने तो आप ये जो शूटिंग में इतना टाइम लगातार देना पड़ता है, तो ये लाइंस वगैरह वो कब याद करने का समय मिल पाता है? हालांकि वो तो टाइम मैनेजमेंट होता ही है। नहीं सर, टीवी में इसीलिए नेशनल टेलीविज़न मुश्किल भी इसी वजह से है सर, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी रहती है। ऐसे समय पे एक ट्रेंड एक्टर जिसका अपना एक अनुभव है 10-15 सालों का उस प्रोसेस से गुजरने का, उन्हें जल्दी काम मिल जाता है। वजह बहुत सारी रहती हैं, उसमें से एक वजह ये भी है कि टीवी के पास जल्दी याद हो जाती है। टीवी के पास समय बहुत कम है सर। सुबह हम 6 बजे का कॉल टाइम होता, 6 बजे पहुँचते, 7 बजे तक आपका मेकअप हो गया। मेकअप होने के बाद आपके पास स्क्रिप्ट आई है, आप माइथो शो कर रहे हो तो बड़े बड़े डायलॉग्स, 1-1 पेज के 2-2 पेज के डायलॉग। और अगले बाद में आती है 7 बजे। बिल्कुल सर, एवरी डे सेट पे जब आप पहुँचते हो तब स्क्रिप्ट आती है आपके पास। अब लाइट हो गई है, कैमरा हो गया है, डायरेक्टर आ गए हैं आपके, सीन लग गया है, बस उतना ही समय है आपके पास कि आप
याद कर लें उस पूरे सीक्वेंस को सुबह से लगा के शाम तक के। उसके बाद वाइल द टेकिंग अगर फंबल हो रहा है तो रीटेक हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एक बार तो आप मान के चलिए कि सुबह आपके पास स्क्रिप्ट आती है, अगर आज दिन भर के जितने सीन हैं आपके, जितने डायलॉग्स हैं, जितने मोनोलॉग है और जो सिचुएशन है पूरी जो आज शूट होने वाली है, वो आपके जहन में बैठ जानी बहुत ज़रूरी है कि अच्छा ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आज शूट होने वाला है, ताकि आप लाइन से भी आप फैमिलियर हो जाए। दूसरा, अब आप आज के उस सीक्वेंस, आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं, आपने वो कैरेक्टर पोर्ट्रे तो कर लिया, अब उस कैरेक्टर को भी तो हर दिन एपिसोड के हिसाब से वो बदलता है। आज वो कहीं युद्ध में होगा या आज या कहीं वो विवाह संस्कार में होगा, या तो उसका मूड, अब वो मूड भी ग्रैब करना है आपको। तो जैसे स्क्रिप्ट हाथ में आती है तो आपको पता चल जाता है आज हम ये सीक्वेंस शूट करने वाले हैं। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि जैसे आपने बताया कि मूड और कैरेक्टर, तो कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है कि आपको केवल उस कैरेक्टर पे होमवर्क करना है, वो पूरी स्टोरी कौन सा कैरेक्टर के बाद आपकी लाइन है, उसका क्यू वगैरह, तो इसका मतलब आपको सभी कैरेक्टर्स के बाद एक बार गो थ्रू होना ही पड़ता है। पूरे स्क्रिप्ट के साथ गो थ्रू होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको क्लू तो वहीं से मिलेगा। अगर मैं अक्रूर का किरदार निभा रहा हूँ, मेरा सीन कंस के साथ है, तो जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि कंस के कौन से आखिरी शब्द के ऊपर मुझे रिटेलिएट करना है या मेरा 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 उस पे उसका रिएक्शन है, तो मुझे अपने डायलॉग तो याद करना ही है, मुझे आदरणीय कंस के भी डायलॉग याद करने हैं। तो और ये बात सिर्फ मुझ पे लागू नहीं होती, ये कंस पे भी लागू होती है, क्योंकि कंस को अपने डायलॉग तो याद करने उसे, उन्हें अक्रूर का क्लू भी ध्यान रखना है कि आखिर कौन सा लास्ट वर्ड है जिसके बाद मैं तलवार निकालूंगा। बड़ा टफ। सो अभिनय जितना आसान दिखता, रोमांच है अभिनय में सर, जितना मजा लोगों को दूर से आता है, उतना ही ये मुश्किल डगर है बड़ी, क्योंकि आपको बहुत बहुत बार ऐसे हालात होते हैं, आप आउटडोर शूट कर रहे होते हैं, धूप में, गर्मी में, बरसात में, 24-24 घंटे, 18-18 घंटे एक्टर पाँव पे खड़ा रहता है। लेकिन ये है कि द एक्सट्रीम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन, जब उसका वो उसके काम की तारीफ होती है, रिजल्ट भी उसी तरह से आता है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है सर। बॉम्बे में जब आप होते हैं तो एक अच्छा सर्कल, अच्छे दोस्त जो आपको मॉरल सपोर्ट के साथ साथ उस नई जगह के बारे में आपको इन्फॉर्म भी करते रहें, आपकी मदद हर तरीके से बहुत ज़रूरी होता है सर मुंबई। शैलेंद्र जी, आप बहुत काम करके गए हैं, लेकिन उन काम पे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन सफलता का दिन हो। बिल्कुल। कभी कभी कई बार धारा बह रही है पानी की, अचानक कोई पत्थर आ गया, रुक गया पानी, काई जम गई है आसपास। इस तरह से कई बार दिन, मोमेंट, समय आ ही जाता है हर एक की ज़िंदगी में, कोई भी फील्ड हो। बिल्कुल। और कलाकार की ज़िंदगी में तो अक्सर आते ही हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई पीरियड जो आपको एकदम हिला के रख देता है या हिला दिया हो और याद हो, और उस समय लगा हो कि मैं क्या करूं? पिछले 20 साल मुझे सर बहुत अच्छे से याद है। मतलब काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप काम करते जाते हैं, जीवन आगे बढ़ता जाता है और आप जगहों को, चीज़ों को, बातों को, आदतों को भूलते जाते हैं। लेकिन मैं आई एम फॉर्चुनेट ह्यूमन बीइंग कि मुझे पिछले 20 साल, बहुत 2022 चल रहा है, मुझे अच्छे से याद है सर मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से काम किए, कहाँ सफलताएं अर्जित की, कहाँ असफल हुआ, कहाँ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कहाँ लोगों ने जो है वो बुरा भला कहा, कहाँ मुझे अच्छा लगा, कहाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे सारी चीज़ें पिछले 20 सालों की याद है। उसका कारण सिर्फ इतना रहा कि मैंने हर काम को बड़ी शिद्दत से किया सर। आपको चीज़ें या काम या बातें तभी याद रहती है जब आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, आप एक किताब पढ़ रहे होते हैं, पूरा अटैचमेंट जब तक उस काम 40 पेज पढ़ लिए आपने, लेकिन आप पिछली कहानी अगर भूल गए, इसका मतलब वो शिद्दत से रीडिंग नहीं रही आपकी। बिल्कुल। लेकिन मेरी ये जो 20 सालों की रीडिंग है बड़ी शिद्दत से रही सर। मैं बहुत जगह रहा, मैं टीवी चैनल्स में रहा, मैं अखबार में रहा, हिंदुस्तान के बड़े लीडिंग हिंदी न्यूज़पेपर्स में रहा, मैं मेडिकल सर्विसेज में मैंने सर्व किया, एमरजेंसी सर्विसेज में, मैं रेडियो में रहा जब नए नए रेडियो स्टेशन आए। उसके बाद अब मैं अगेन एज एन एक्टर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपनी एजेंसी खोली, हम लोग इवेंट्स, वेडिंग प्लानर और वो सब कुछ भी हैं। सो जितने काम किए मैंने बहुत ईमानदारी से और बहुत शिद्दत के साथ किए। तो
इसलिए आपको रुकने का मौका ही ना मिला। अब जो आपने जो पूछा कि कभी ऐसा लगा कि मैं रुक गया हूँ, ऐसा मौका मुझे पिछले 20 सालों में अब तक कहीं ऐसा नज़र नहीं आता। हाँ, हताशा कई बार हुई होगी। मुझे याद है कि जब मैंने रेडियो छोड़ा, तो रेडियो छोड़ने के बाद मुझे याद है कि मैं दोपहर को 2 बजे मैंने छोड़ दिया था, और 2:30 पौने 3 बजे मैं घर आके तकिए में सर डाल के मैं सो गया, और नींद नहीं आई। दिमाग में उधेड़-बुन चल रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। कोई ना कोई प्लान तो होगा उस समय जब आपने छोड़ा। नहीं, मैंने जब छोड़ा था बड़ी विकट परिस्थितियों में अचानक से मुझे रेडियो जो है वो छोड़ना पड़ा, और क्योंकि मैं बिल्कुल यूँ ऊब सा गया था कि नहीं, अब मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है। और जब आप इस तरीके के अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है आपके साथी उनके साथ, सो वो छोड़ना नहीं देने चाह रहे थे कि नहीं कहीं नहीं जाना है, रुको। बट मैं थोड़ा ऊब सा गया था, मैंने कहा नहीं अब तो मुझे छोड़ना ही है। सो मैं अचानक से एक दिन क्विट करके आ गया कि नहीं अब मैं नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही घर आया मैंने कहा डिसीजन तो ले लिया, अब नहीं करूँगा, लेकिन अब करोगे क्या आप? तो 10-15-20 दिनों तक ऐसे टाइम पे आपके दोस्त बड़े काम आते हैं, आप दोस्तों के पास जाते रिलैक्स हो जाते। तो मैं जो 5 साल से दोस्तों के साथ जितना नहीं बैठा उस 20 दिनों में बैठा, सुबह से शाम तक दोस्तों के साथ ही रहा, और ये तय किया कि आखिर वो क्या कारण था कि जो मुझे रेडियो में बहुत असहज महसूस हो रहा था। वो कारण ये था कि एक एक्टर छटपटा रहा था। एक्टर अंदर से चट। मैं इसको पिछले 25 सालों से जानता हूँ। बचपन की हमारी दोस्ती है, साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, साथ में कूदते रहे, साथ में सारा काम, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज सब साथ में किया। बचपन से ही मेहनती होने के साथ साथ कब इसने टाउन हॉल स्टार्ट किया ये मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि उसी दरमियान ये मेहनत भी करता रहता था, सारी एक्टिविटीज इसकी चलती रहती थी। और दिन भर की कहाँ गायब हो गए, दिन भर दोस्तों के साथ आके बैठ के बताता था कि आज मैंने टाउन हॉल स्टार्ट किया है, आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैंने ये नाटक किया, आज मैंने टाउन हॉल में ये किया। मुझे तो पता ही नहीं उसको बोलते क्या है, रंगमंच बोलते हैं या नाटक बोलते हैं। हम लोग तो हंसी ठिठोली में रहते थे, लेकिन इसने उसी सिरे के साथ, जैसे दोस्तों के साथ बैठना, भाइयों के साथ बैठना, अपने परिवार के साथ बैठना, सामाजिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, कब शादी हुई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। और आज भी सारे के सारे बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के वो कब वो शेड्यूल इसका एज यूजुअल है, कोई चेंजेस नहीं पूरी जिंदगी में। और आज भी वैसे के वैसे परिवार के साथ टाइम बिताना, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करना, इतनी मेहनत मैंने अपने पूरे सर्कल में, मैंने अपने पूरे ग्रुप में, मैंने अपने परिवार में शायद ही हो सकता है कि मैंने इतनी मेहनत करते हुए कभी किसी को देखा हो। तो वो जो 20 दिन थे, चलो दोस्तों ने तो आपको हौसला दिया, कभी कभी परिजन होते हैं, बिल्कुल घर वाले भी होते हैं, मेरे को अतिशयोक्ति नहीं है, जो तंज भी करते हैं, ये क्या करेगा, ये ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया, इस तरह के भी आए होंगे। अब मुझे एक बार वाइफ ने ज़रूर, क्योंकि पेरेंट्स मेरे हमेशा से वैसे रहे, आई एम अगेन वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे पिताजी को रंगमंच का अनुभव था, क्योंकि वो रंगमंच से थे। सो उन्हें कभी ये शिकवा नहीं रहा कि रंगमंच ज्वाइन कर लिया या नाटक करना चाहता है, क्योंकि आमतौर पे हमारे साथ तो ये अतिशयोक्ति रहती है कि लोग पूछते हैं कि क्या करते हो, कि साहब नाटक करते हो। नहीं, नाटक तो ठीक है, करते क्या हो। तो ये जो एक हम लोगों के साथ एक जो लाइन जोड़ी है, तो कम से कम पिताजी के लिहाज से तो ये नहीं था कि पिताजी को पता था कि अगर साहित्य से जुड़ा कोई आदमी है तो कोई कुछ न कुछ तो कर ही लेगा जीवन के साथ अपने। माता जी को, हमारे मदर को जरूर थोड़ा सा टेंशन था कि नाटक वाटक कर रहा है, जबकि दूसरे दुनियादारी के हिसाब से, वो दुनियादारी के हिसाब से, क्योंकि उनके भांजे कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई कुछ हैं। तो सब ये हमारी सोसाइटी में अक्सर सोचा जाता है कि ये क्या करेगा आगे जाके। सो उन्हें थोड़ी सी टेंशन थी। और शैलेंद्र को मैं बचपन से जानता हूँ, ये बहुत शरारती रहे थे बचपन में, लेकिन जैसे बड़े होते गए इन्होंने अपनी शरारतों को अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपने फन, अपने कला के अंदर तब्दील कर दिया। आज वे किसी नाम के, किसी सहारे के मोहताज नहीं हैं। शैलेंद्र
निखर कर आए और आज आरजे शैलेंद्र, एंकर शैलेंद्र, नाटक कलाकार शैलेंद्र, इवेंट मैनेजमेंट शैलेंद्र और फिल्म कलाकार आदि आदि इतने दूर तक पहुंच गए हैं। और भगवान करे इनको खूब आगे ले जाए, खूब उन्नति हो और अपना नाम रोशन करे, घर का नाम रोशन करे, फैमिली का नाम रोशन करे। शुभकामनाएं मेरी उनके साथ हैं। धन्यवाद। When I left the radio, तो right after मेरी वाइफ ने ज़रूर एक दो बार बोला कि आपने खटाक से डिसीजन ऐसा ले लिया, बट वो हमेशा से बहुत कोऑपरेटिव रही। उन्हें पता था कि मैं अब अगर कुछ करूंगा तो वो भी उतनी शिद्दत के साथ करूंगा, इसलिए टेंशन वाली बात तो नहीं है। वो बड़ी खुश होंगे आज सुन के आपकी बात। नहीं, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया सर उन 20-25 दिनों में। अब मुझे ये डिसीजन लेने में कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं लेट तो नहीं हो गया है बॉम्बे जाना या मुंबई जाना। सो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए मुझे बड़े एक्टर्स के जिन्होंने एक अरसे बाद जो है वो शुरुआत की। सो फिर मैं एक बार फिर से एज एन एक्टर करने के लिए निकल पड़ा सर 2017 में, और फिर फ्लाइंग जेट की, फिर कृष्णा की। लेकिन इससे पहले आपने मतलब रेडियो के साथ साथ जो ये 40 से ज़्यादा प्ले किए, राजस्थानी, हिंदी, उनका क्या अनुभव रहा? और वो आपने अलग अलग डायरेक्टर के साथ किए या खुद भी डायरेक्शन किया? कैसे आपने उनका चयन कैसे किया? ये शुरुआत भी बड़ी कमाल की है प्रमोद सर। 1999 में, आज से तकरीबन 23 साल पहले, टाउन हॉल चूंकि जोधपुर में रंगमंच का सेंटर है बिल्कुल। जिस तरीके से बीकानेर सेंटर है, जयपुर है, वैसे ही हमारे राजस्थान में जोधपुर बड़ा सेंटर है रंगमंच का, जहाँ अच्छे नाटक हुए हैं, अच्छे नाटक आज भी होते हैं, अच्छे निर्देशक हैं यहाँ पर, अच्छी बड़ी संस्थाएं हैं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जिसका सहयोग रंगमंच को बढ़ावा देने में हमेशा से रहा है। सो 99 में एक वर्कशॉप होने वाला था सर बड़ा, तो उस वर्कशॉप के छोटे छोटे से पोस्टर्स दीवारों पे शहर में लगे थे। सो हम दोस्त लोग जिस चाय की दुकान पे बैठते थे तो वहाँ वो पोस्टर लगा हुआ था, और चूंकि मेरे पिताजी रंगमंच से थे तो कहीं ना कहीं नाटकों का एक एसेंस तो मुझ में बचपन से था। किताबें आलों में पड़ी रहती थी, दरवाज़ों के पीछे पड़ी रहती थी कहीं ना कहीं। आप फर्टाइल तो थे ही। हाँ सर, तो सिर्फ मुझे वो उसकी शुरुआत की ज़रूरत थी कि कभी को मौका मिले और मैं भी शुरू कर लूँ। सो मैंने वो एक, आज भी याद है मुझे, उस चाय की दुकान पे वो पोस्टर लगा हुआ था और उस पर नंबर था और वर्कशॉप के बारे में बताया गया था कि ऐसा ऐसा वर्कशॉप यहाँ से शुरू हो रहा है अभिनय का। सो मैं भी टाउन हॉल पहुँचता हूँ सर और उस वर्कशॉप का हिस्सा होता हूँ 99 में। और 1, 2, 3 जनवरी 2000 3 नाटक हुए। पहले दिन था रेहन, दूसरे दिन था एक तारे की आंख, और तीसरे दिन था हिन्ना डंडू। वो वर्कशॉप के प्ले, ये तीनों प्रोडक्शन वर्कशॉप के थे। उस वर्कशॉप में 80 से ज़्यादा बच्चे हम लोग थे। तो उन तीनों नाटकों का मैं कहीं ना कहीं कभी भीड़ का हिस्सा हूँ तो कहीं कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ, फिर किसी भीड़ का हिस्सा हूँ। लेकिन वहाँ से मेरी शुरुआत जो है वो हुई है। और आदरणीय प्रमोद वैष्णव जी, अरू व्यास जो कि बाद में जाके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हुए, ये मेरे प्रथम जो फर्स्ट टीचर्स हैं रंगमंच के, जिनसे जाते ही मैं पहली बार इंटरेक्ट हुआ, उनमें ये आते हैं। और 99 से फिर 2011 तक मैंने बहुत शिद्दत के साथ जो है वो रंगमंच को किया जोधपुर में रहकर। जितनी संस्थाएं हैं जोधपुर की, मेरे साथ ये बहुत अच्छा रहा कि मैंने तकरीबन तमाम संस्थाओं के साथ नाटक किए, क्योंकि मैं म्यूजिक भी करता था, मैं बैकस्टेज भी करता था। लॉबिंग में नहीं रहे? नहीं, सबके साथ, सभी के साथ, जितने बड़े निर्देशक हुए जोधपुर के सब लोगों के साथ। उसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा सा संगीत का जो पक्ष था वो मजबूत था। मैं तबला बजाता था, ढोलक बजाता था, हारमोनियम बजाता था, मैं सेट डिज़ाइन करता था, मैं सेट लगाता था हाथ से, मैं लाइट करता था दौड़ के कि मैं लाइट भी करूँगा। तो कभी मौका मिलेगा जब पुराने ब्रोशर्स में आपके साथ शेयर करूँगा, तो हर नाटक के ब्रोशर में 4 बार मेरा नाम होता था कि नौकर शैलेंद्र व्यास, रूप सज्जा शैलेंद्र व्यास, तबला शैलेंद्र व्यास, मंच पार्श्व शैलेंद्र व्यास।
तो एक होड़ सी थी कि कितनी बार ब्रोशर में नाम आए, ये भी मैं करूंगा, वो भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा। और बड़े जितने भी वरिष्ठ हमारे निर्देशक लेकिन थे, उसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, ऐसा नहीं है कि खाली नाम के लिए। नहीं सर, बिल्कुल सर, मुझे याद है सुबह 6 बजे टाउन हॉल में घुसते थे हम लोग और रात 12 बजे टाउन हॉल से निकलते थे। और मुझे आज भी याद है, मैं जिस तरीके से, मैंने पहले भी कहा कि पिछले 20 सालों में क्या क्या किया मैंने और किस तरीके से किया, और ये मुझे सब मैं याद है। नहीं कह रहा हूँ और आप खुद नहीं कह रहे, आपके एक नाटक के निर्देशक हैं और बहुत अच्छे अभिनेता हैं, लेखक हैं और नाट्य निर्देशक हैं। प्रमोद जी वैष्णव हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आपके स्टूडेंट शैलेंद्र जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत प्यारा इंसान, हंसमुख इंसान, सबके काम आने वाला इंसान, जिसे किसी एक नाम में नहीं बांधा जा सकता। हम उसे आरजे शैलेंद्र कहें, हम उसे अभिनेता शैलेंद्र कहें, हम उसे वेडिंग प्लानर शैलेंद्र कहें, या हम उसे एंकर शैलेंद्र कहें, कितने सारे काम करता है वो। लेकिन ख़ास बात यह है कि हर काम को वो बखूबी अंजाम देता है। एक लंबा सफ़र शैलेंद्र का मेरे साथ कटा है। मैंने देखा है वो जितनी मेहनत करता है, ज़बरदस्त आदमी है, ज़बरदस्त इंसान है। ईश्वर उसको जो भी कर रहा है उसमें बहुत कामयाबी दे, बहुत ऊपर तक ले जाए, बस यही दुआ है। शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रमोद सर मेरे पहले टीचर्स में आते हैं सर। मैंने बहुत सीखा आपसे और आज तक जब भी ज़रूरत पड़ती है, मुझे सलाह लेनी होती है, मार्गदर्शन लेना होता है, तो मैं प्रमोद सर से। कोई डायलॉग आपको याद है अपने उन दिनों का, कोई नाटक का? हाँ, वैसे तो मुझे बहुत सारे डायलॉग याद है सर। कोई भी याद मैंने हो? हाँ। हम लोग एक प्ले कर रहे थे, एक बयान, और उसमें मैं अविनाश का कैरेक्टर करता हूँ, टीचर का। तो अविनाश जो है वो वैसे तो बेगुनाह है, लेकिन अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ है, सो वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो जेल में है। सो वो अपनी बीवी से कहता है कि व्यवस्था क्या, व्यवस्थापक कौन, हम तो न रेवा। जब तक व्यवस्था का पक्ष जब तक व्यवस्था का रुख हमारे पक्ष में होता है, हम उस व्यवस्था के मूक दर्शक होते हैं, उसके अंधेपन के, बहरेपन के मूक दर्शक। और जब उसी व्यवस्था से हम प्रभावित होने लगते हैं तो हमें मानवीय मूल्य और संवेदनाएं याद आने लगती है। वाह, क्या बात। हम सोसाइटी और सिस्टम को गाली देने लगते हैं। वाह। तो ये मुझे मेरे बहुत हमें पसंदीदा लगा भी नाटकों में नहीं से कि ये कोई शैलेंद्र व्यास है। वो किरदार बोल रहा था और यही खासियत होती है। एक बात जो शायद थोड़ा लीक से हटके हो और मुझे पता नहीं, मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, अक्सर हमने देखा है कि एक दो नाटक करते हैं। मैं अपने शहर की भी उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है काफ़ी जगह ये होता होगा, कई शहर में एक दो नाटक करते हैं या बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, नाटक पढ़ते नहीं हैं नाटक के बारे में। लेकिन नाटक के इतर जो हमारे जोधपुर में जो ये चबूतरियों पे बैठक होती है, जिसको हताई कहते हैं, बिल्कुल सर, वो काम ज़्यादा होता है। तो ये सब क्या ये क्यों होता है ऐसा? ये सीन अक्सर हमने देखा है कि नाटकों के आसपास या नाटक जो करने वाले उनके आसपास दिखाई देता है। आपने भी गौर किया होगा इस पे कई बार। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हाँ। देखिए सर, ये प्रमोद सर, ये तो हर शहर का अपना जैसा कल्चर होगा, जैसी परंपरा होगी या आबो हवा होगी। सो आपको इस तरीके के माहौल, हालात हर शहर में देखने को मिलेंगे, जहाँ जिस तरीके से लाइक जीवन यापन या लाइफस्टाइल का जो एक हिस्सा है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन उसके इतर कुछ न कुछ, कोई न कोई बहुत ऐसा सीरियस नोट पे या बहुत सीरियसली चीज़ों को लेता हुआ कोई न कोई साहित्य का आदमी या कोई रंगमंच से जुड़ा आदमी या कोई संगीत से जुड़ा आदमी या कोई वोकल से जुड़ा आदमी या फाइन आर्ट से किसी चीज़ से भी जुड़ा आदमी, उसके बीच भी उसकी सीरियसनेस आपको
उतनी लगेगी और वो उन चीज़ों में से भी सीख के जो है वो निकल जाता है। क्या बात है, आपने इसको भी बड़ा क्रिएटिव और हाँ, बहुत और that is fact, sir. डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि कोई नाराज भी ना हो। नहीं देखिए सर, अब मैं जोधपुर की अगर बात करूं, नहीं I मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कई शहरों में ऐसा होता होगा, लेकिन हम तो जो देखते हैं, जहाँ देखते हैं वहीं की बात कर सकते हैं। नहीं, मैं हर जगह ये होता है। लाइक अगर मैं जोधपुर में कहूँ कि यहाँ हताइयाँ ज़्यादा होती हैं, पर्टिकुलर जो नाटक पे चर्चा कम, नाटक की रीडिंग कम, नाटक पे लेखन कम, लेकिन मतलब सीन ज़्यादा क्रिएट होते हैं। ये जो चीज़ है ये हमारा ड्रॉबैक ही है। बिल्कुल ड्रॉबैक है, और ये तो व्यवहारिकता की बात है सर कि कोई इस विधा में काम करने वाला विधा के प्रति कितना संवेदनशील है या कितना सीरियस है, डिपेंड उस पर करता है सर। अगर मान लिया बहुत आसान है ज़िंदगी, तब तो इतनी सीरियस होगी नहीं, लेकिन अगर ज़िंदगी बड़ी चुनौतियों भरी है उस व्यक्ति की, तो फिर उसे सीरियस होना ही पड़ेगा सर उन चीज़ों को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही जवाब है आपका। और मुझे याद है कि मैंने आपका हल्दी घाटी में आपका एक बहुत अच्छा लाइट एंड साउंड का महाराणा प्रताप पे प्रोग्राम था, और आपने बहुत अच्छा किरदार उसमें किया था, और बहुत उसका रिस्पांस भी पब्लिक का अच्छा मिला। बहुत खूबसूरत शो था सर वो। और लाइट एंड साउंड अपने आप में कितनी खूबसूरत विधा है, मुझे बहुत पसंद है सर। ये बदकिस्मती है कि कम शोज़ होते हैं इस तरीके के, बल्कि होने चाहिए सर। जो हमारा इतिहास जो है, जो पौराणिक कथाएं हैं या इतिहास हैं, उन चीज़ों को लाइट एंड साउंड के माध्यम से या नए तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो दर्शकों के सामने या नई जनरेशन के सामने लाया जा सकता है सर। लेकिन उस तरीके के शो कम होते हैं। तो जब भी मुझे मौका मिलता है, जैसे ही मुझे कभी फ़ोन आता है कि लाइट एंड साउंड और इस तरीके की कोई ऐतिहासिक कोई मुंबई से भी टाइम निकाल के, मुझे याद है सर, जिस आप महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, मैं उन दिनों बॉम्बे था, और मैंने जो हमारे निर्देशक और प्रोड्यूसर थे उनसे ये कहा भी था कि मैं 15 दिन तो रिहर्सल नहीं कर पाऊंगा, मैं 3 दिन शो से पहले। तो उन्होंने कहा बहुत है 3 दिन। और मैं 3 दिन पहले जोधपुर आता हूँ और मैं उस रिहर्सल का हिस्सा होता हूँ। 3 दिन रिहर्सल करके हम नाथद्वारा पहुँचते हैं, हम वहाँ रिहर्सल करते हैं, और देन फाइनली हम लोग वो शो करते हैं। तो मुझे आज भी याद है सर उस शो के बारे में, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मंच का कलाकार होता है सर, उसे मौका चाहिए कि कैसे वो किस तरीके से मंच पे पहुंचे। तो लाइट एंड साउंड अपने आप में एक मंच है, बड़ा मंच है सर, तो एक अलग अनुभव होता है सर वहाँ। शैलेंद्र व्यास को मैं बचपन से जानता हूँ, और थिएटर को लेके जब टाउन हॉल में आए थे लगभग 20-25 वर्ष पहले, तब इन्होंने अन्य डायरेक्टर्स और संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया था। उस वक्त ये नाटक के प्रति उनका रुझान बहुत बढ़ रहा था, तो और ये धीरे धीरे थिएटर में बैक स्टेज और छोटे मोटे कोई भी काम होते वो करने के लिए तैयार रहते थे, म्यूजिक के लिए। और फिर धीरे धीरे इनको लोग इनका कार्य देखते हुए इनको मुख्य भूमिका में लेने लगे, और उन्होंने काफी अच्छी भूमिकाओं में यहाँ नाटक का मंचन किया है। उसके बाद ये प्रेस में चले गए, प्रेस का भी काम किया। प्रेस में भी नाटक और सांस्कृतिक कार्य गतिविधियों को लेके वहाँ सक्रिय रहते थे। फिर इन्होंने रेडियो ज्वाइन किया, रेडियो जॉकी का काम किया, वो भी बहुत सराहनीय काम था इनका। उसके पश्चात ये बॉम्बे चले गए टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम करने के लिए। वहाँ होते हुए भी इन्होंने वापस जब भी टाइम मिलता है जोधपुर में आके अपने थिएटर के प्रति अपना काम करते हैं और लोगों के साथ काम करने का वो रखता है। मैं इनको भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुभकामना देता हूँ, और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, यही मेरी शुभकामना है। आपके इन गुणों को बहुत करीब से जानता है कोई, और वो हमारे शहर की और राजस्थान की बहुत बड़ी सिंगर भी हैं। तारा जी पुरोहित हमसे जुड़ गई हैं, और आपके बारे में क्या कह रही है। तारा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम तारा मैम। हाय शैलेंद्र, मैं शैलेंद्र के बारे में क्या बोलूँ। बचपन से इसको जो जुनून था एक्टिंग का, और इसको ये जो एक्टिंग का है वो मेरे भैया से मिला। मेरे भैया भी बहुत प्ले वगैरह करते थे, पर सोनू का जो जुनून है, शैलेंद्र का जो जुनून है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं इसको बचपन से देखती आ रही हूँ, इसको किसी का कोई सपोर्ट नहीं। इसकी खुद की मेहनत इतनी ज़्यादा है, और इसने अपने आप को बहुत ग्रो किया है।
तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। मैं मेरे बच्चे के लिए, ये मेरा बच्चा भी है, मैं इसकी बुआ हूँ, और मैं सभी को ये कहती हूँ कि इसके जैसा मेहनती, ईमानदार, ग्रो करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं। थैंक यू तारा जी। तारा जी की बात करते हुए मुझे याद आ गया कि आपने इवेंट मैनेजमेंट बहुत किया है बिल्कुल सर, और शायद कर भी रहे अभी भी होंगे। कर रहे हैं सर, हमारी एजेंसी तो है, सो वहाँ से हम कहने को बड़ा आसान शब्द है इवेंट मैनेजमेंट, लेकिन आपका दिल जानता है कि इवेंट मैनेजमेंट का मतलब अगर कहीं कोई आलपिन की भी कमी हो गई बिल्कुल तो सर। इवेंट मैनेजर को पकड़ते हैं। बिल्कुल सर। और अगर कोई भी शो है या वेडिंग या कोई भी इवेंट है, अगर वो हिट हो गया है तो वो ओवरऑल एक यूनिट को उसका क्रेडिट वाहवाही जाता है मिलती सर, है। बिल्कुल सर। तो क्या अनुभव आपका रहा इवेंट मैनेजमेंट का, ये टफ काम आपने कैसे संभाला? देखिए सर, अगेन मैं जीवन में जो कुछ भी कर रहा हूँ, करता रहा हूँ और आगे करता रहूंगा, सब में मेरे रंगमंच का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। नाटकों के दौर में, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रोशर में 4 बार नाम होते थे, तो नाटकों के दौर में मैं रिहर्सल करके दोपहर को भाग के क्लॉक टावर जाता था। डायरेक्टर हमारे कहते ये सामान लेके आना है, वहाँ से सामान लेके आता था, उन्हें जमाता था, फिर सेट लगाता था, फिर रिहर्सल में जो नाश्ता जो आएगा वो मैं लेके आता था। सब लोगों के लिए, अगर संडे को हम ज़्यादा देर की रिहर्सल कर रहे हैं तो नाश्ता मैं लेके आऊँगा। क्या क्या आएगा नाश्ते में, वो टेबल पे कैसे जमेगा, वो भी फिर वो सब मैं देखता था कि प्लेटों में सबको, प्लेट्स में वो सारा सबको प्लान देना आपको है। काम आ गया। सो वहाँ से करते 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 बीजारोपण करते हो करते गया। करते वो बीजारोपण मेरा एक इवेंट मैनेजर वाला या मैनेजमेंट का और वो हो ही गया। रेडियो के दौर में चूंकि मैं आउटडोर होस्ट बहुत करने लगा शोज, जब मैं रेडियो में था तो फिर मुझे परिवार बुलाते थे कि आपको रोज सुनते हैं, शाम को हमारे बच्चे की शादी है, पधारें। सो मैंने वहाँ से एंकरिंग जो है वो करनी शुरू की। तो मुझे याद नहीं कि कभी किसी ने मुझे कह दिया होगा कि आप पधार रहे हैं तो ऐसा कीजिएगा कि आप साउंड ले आएंगे क्या साथ में। तो मैंने कहा ठीक है साहब, साउंड करना क्या है। साउंड वालों को फोन किया कि साहब इतना तारीख को है। तो वहाँ से जो है वो धीरे धीरे कब मेन स्ट्रीम के वेडिंग प्लानर बन गए सर, तो पता ही नहीं चला। और आज पूरी टीम है और हम लोग वेडिंग प्लानिंग करते हैं। लेकिन इतने सालों बाद भी, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए सर वेडिंग प्लानिंग करते हुए, लेकिन आज भी हमने वेडिंग प्लानिंग को कभी भी बिजनेस के तौर पे या प्रोफेशनल्स के तौर पे नहीं लिया। मैं ले ही नहीं पाया। अगेन वही कि एक वेडिंग प्लानर सामने खड़ा है लेकिन उसके अंदर एक एक्टर है, उस आदमी के अंदर एक साहित्य से जुड़ी एक आत्मा है। कहीं मैं उसकी आत्मा का हिस्सा ना बन जाऊं, मुझे बहुत काम आगे करना है। तो मैं कभी बिजनेस के तौर पे अभी भी इस काम को नहीं ले पाया। जिन परिवारों की शादियां करते हैं हम बहुत शिद्दत के साथ करते हैं। शादी खत्म हो जाने के बाद जब P&L मैच किया जाता है तो लगता है कि इतने पैसे बचने चाहिए थे, लेकिन बचे तो इतने ही हैं। क्यों बचे, कम क्यों बचे कि आपने वहाँ लगा दिए, वहाँ लगा दिए, वहाँ लगा दिए। तो जितनी खुशी के साथ परिवार उन दिनों में सम्मिलित होता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर कि उतनी खुशी के साथ, टू बीइंग इन वेडिंग प्लानर, हम उस शादी का, उस वेडिंग का हिस्सा होते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम 48 घंटे 72 घंटे परिवारों के लिए एग्जीक्यूट करते हैं और हमारी वजह से उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है, क्योंकि हम उनका काम बहुत ओवरकम कर देते हैं, जो कि हम जिम्मेदारी ओढ़ लेते हैं कि साहब ये हम कर लेंगे, आप निश्चिंत होकर जो है वो शादियां अपने बच्चों के इन दिनों को जो है वो मेमोरेबल बनाएं। आप शैलेंद्र जी, आपकी एंकरिंग भी हमने बहुत सुनी है, रेडियो से भी सुनी है, स्टेज पे भी सुनी है, और बहुत तो एक तो ये जानना चाहेंगे कि आपने नाटक पहले किया या एंकरिंग पहले की, क्या आपका ये? जी नहीं सर, हाँ। मैंने नाटकों से ही शुरू किया और कालांतर में आते आते जितना कुछ भी बोला मैंने, रेडियो में जो भी बोला मैंने, या अब जब मंच पर जो मैं बोल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं नाटकों की देन है सर। जो कुछ भी नाटकों से सीखा, क्योंकि उसमें भी तैयारी पूरी करनी पड़ती है। शुरुआत नाटकों से की मैंने। अब डिपेंड सिर्फ इतना करता है कि नाटकों में थोड़ा बोलना अलग होता था और आजकल के जिस तरीके के कार्यक्रम हम होस्ट करते हैं वो थोड़े से ग्लैमर से भरे होते हैं। वो मॉडर्न प्रोग्राम्स होते हैं। जनरली एफएम पे कई बार वो चुपते भी हैं कि बहुत चलता हुआ कमेंट भी होता है, लेकिन अब वो होता है सर, उसकी शैली यही है। बिल्कुल सर, उनकी शैली है। तो मैंने नाटकों से ही शुरुआत की और आज जो कुछ भी कर रहा हूँ वो नाटकों के बाद की सारी शुरुआत है सर। तो मैं होस्ट भी कर रहा हूँ, तो
आपका धमाकेदार होस्ट देख लेते हैं हम कि आपने कितना मेरा नाम शैलेंद्र है और आप सब लोगों को जो है वो कटारिया एंड गोटी फैमिली की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर। किसी ने खूब कहा है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि ना लोग कहते हैं कि दुनिया में आपके जैसा कहीं ना कहीं कोई ना कोई हम शक्ल होता है। 2 साल की छुट्टियां मिली, शादी की बात किसको मिलती है? एक बार खड़े होंगे प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर एवरीबॉडी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, सच अ लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। शैलेंद्र जी, आपका इससे पहले कि हम राइजिंग सिटी में धन्यवाद करें, आप हमारे ये जो यूथ है जी हाँ सर, और रातों रात स्टार बनना चाहते हैं या वो देखते हैं कि मुंबई की धरती पे कदम रखते ही सफलता मिल जाएगी, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सही कह रहे हैं सर आप। मैं भी एक यंग टैलेंट होने के नाते इट्स माय ड्यूटी टू शेयर विद यू मेरा एक्सपीरियंस भी। आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो मैंने महसूस किया है, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम ना कर पाएँ, या कोई जगह या कोई काम इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसे अचीव कर पाएँ। ज़रूरत है तो सिर्फ शिद्दत से उसके पीछे लगे रहने की, बहुत ज़रूरी है। ये पूरा नेचर आपको जो है, जो प्रकृति पूरी है, आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है जब आप शिद्दत के साथ उसके पीछे लगे रहते हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों में कम वक्त लगता है और हो सकता है कि कुछ मामलों में वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगे, लेकिन ये है कि चीज़ें, जगह, आपके पसंदीदा काम, आपके चाहतें जो हैं वो आपके पास पहुंच ही जाती हैं, बशर्ते कि आप उसके पीछे लगे रहें सर। जो कंसिस्टेंसी है उसे नहीं ब्रेक करना है सर। बिल्कुल, और इसीलिए ये कहा गया है कि हौसलों में अपने जुनून चाहिए, रगों में दौड़ सके ऐसे खून में उबाल चाहिए, आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस आपके हौसलों में जीत का जुनून चाहिए। ऐसी शख्सियत के धनी हमारे शैलेंद्र जी व्यास, और इनको मैं जोधपुर की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, राइजिंग सिटी की तरफ से आपको आगे आने वाले प्रोजेक्ट में और सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रमोद सर। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं बहुत देर से सोचा था कि कब मौका मिले और वो बात रखूँ मैं। ये मेरा ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत दिल से कह रहा हूँ सर, कि ये इट्स ट्रूली माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है कि नाटकों से इतर जो दुनिया मैंने देखनी शुरू की कि अच्छा ये दुनिया भी होती है, तो वो उस नई दुनिया की शुरुआत जो मेरी है वो इसी स्टूडियो से। बिल्कुल, मैं भी ये जिक्र करना भूल गया, वो हुई है मेरी। आपने शुरुआत इसी हमारे स्टूडियो से की है और आज हमारे स्टूडियो से निकले हुए आप स्टार बन गए ये स्टूडियो का। सो मेरे लिए ये जगह इतनी पवित्र है सर, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैंने क्या क्या किया यहाँ पे, कितना सीखा सब बड़ों के साथ रह के यहाँ से, और फिर यहाँ से मैंने एक्सप्लोर करना जो है वो शुरू किया। यहाँ के बाद मैं अखबार में रहा, अखबार के बाद रेडियो में रहा, रेडियो के बाद फिर से बतौर अभिनेता मैंने एक नई पारी शुरू की। सो कहीं ना कहीं इस जगह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इस पूरी टीम का कंट्रीब्यूशन है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं आज फिर से उसी जगह पे हूँ। बिल्कुल, आपका धन्यवाद, और आपका इस टीम की जो खुशबू है वो समय समय पर हमारे पास पहुँचती है और ये खुशबू आपके पूरे देश में पहुँचे, यही हमारी आशीर्वाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।